गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पिछले क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे समांगी माध्यम में भी सरल रेखा में गमन करती है, किंतु उसका मार्ग जो है वह बदल जाता है, अर्थात उसका विचलन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। साधारण रूप में हम इसे कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती जाती है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है जी, तो इसे आप नोट कर लेंगे। देखिए, यहाँ क्या जो है एक प्रकाश किरण आ रही है ना। ये ABCD कांच का एक आयताकार गुटका है। कक्षा 10वीं में आपने इसे प्रयोग किया ही होगा, है ना। तो ABCD क्या है? कांच का एक आयताकार गुटका है और ये माध्यम में क्या है? वायु है, तथा कांच का जो माध्यम है वह दूसरा माध्यम क्या है? हमारा कांच है। तो देखिए, PQ एक प्रकाश किरण है जो क्या है? वायु से होते हुए माध्यम एक अर्थात वायु से होते हुए कांच में प्रवेश कर रही है। तो वह क्या है? अपनी मार्ग से क्या है? विचलित हो रही है ना। तो प्रकाश संबंधी यह घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसमें PQ क्या है? आपतित किरण, तथा QR क्या है? अपवर्तित किरण है। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया गया है। तथा आपतित किरण और MN क्या है? एक अभिलंब है, आपको पता ही होगा, है ना। और ये I क्या है? एंगल इंसिडेंस एंगल है ना। आपतन कोण है ना। और ये क्या है? निर्गत कोण I'। ठीक, और ये कौन सा है? R क्या है? रिफ्रैक्शन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी दो नियम होता है अपवर्तन के भी। जिस प्रकार परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक, और इसमें दो माध्यम भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें दो माध्यम प्रायः लिया जाता है। एक माध्यम जो होता है सघन माध्यम होता है और दूसरा माध्यम जो होता है वह विरल होता है। आप सभी को पता ही होगा कि कांच क्या होता है? सघन माध्यम होता है के सापेक्ष वायु, है ना। वायु क्या होता है? विरल माध्यम है। ठीक, तो ये बेसिक बातें हैं, आप जान ही रहे होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, प्रकाश किरण PQ क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो वह क्या है? अभिलंब की ओर झुक रही है। तथा जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात ये देखिए, QM एक प्रकाश किरण है जो कांच से होते हुए क्या है? वायु में प्रवेश कर रही है। तो यह क्या है? इस अभिलंब से दूर हट रही है ना। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसे आप सभी को जानना है और जान ही रहे होंगे। आप सभी ने इसे पूर्व ज्ञान सभी को होगा। ठीक, तो देखते हैं अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र में, ये क्या है? आपतित किरण है और ये क्या है? अपवर्तित किरण है। और MN क्या है? अभिलंब। तीनों जो होते हैं
वह क्या है, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। और जो यहाँ पे जो बिंदु बनेगा आर, वह क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, यदि प्रकाश किरण एक वर्णी हो तो किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे एन या ग्रीक अक्षर के म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। सूत्र में म्यू इज 1 म्यू 2 है ना, मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, कैसे पढ़ेंगे इसे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, जहाँ म्यू 1 2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। और आई क्या है, आई है आपतन कोण तथा आर क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण के दूसरे नियम को अर्थात इस नियम को क्या है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो अपवर्तन जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक है निरपेक्ष अपवर्तन और एक है सापेक्ष अपवर्तन, है ना। अपवर्तनांक जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.5 है। इसका तात्पर्य यह है कि कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक से है ना। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0003 या लगभग एक ही होता है, इसे ओवरऑल एक ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक जिसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश किरण जल से चलकर कांच में प्रवेश करती है तो जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को W म्यू जी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे यह W जो है वह क्या है, वाटर है, और G जो है वह क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक की एक और परिभाषा दिया गया है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात म्यू इज इक्वल टू सी अपान वी, जहाँ पे सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल जिसका मान होता है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो वह क्या आएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान आएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या है, कई माध्यमों पर निर्भर करता है। पहला तो है कि वह माध्यम के जोड़ों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, कैसे निर्भर करता है, तो देखिए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक तथा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह क्या होता है, 1 से कम होता है। और दूसरा है माध्यम की भौतिक अवस्था पर, माध्यम का घनत्व अधिक होने पर उसका अपवर्तनांक भी क्या है, अधिक होता है। ठीक, और किस पर निर्भर करता है, और निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर,
है ना। जैसे हम सबको पता है ये फॉर्मूला होता है, इसे आगे आप लोग और पढ़ेंगे कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर, जहाँ पे लेमडा क्या है, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है ना। इसके अनुसार क्या है, बैगनी रंग के लिए जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, है ना, बैगनी रंग के लिए जिसका बैगनी रंग क्या है, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या है, कम होता है ना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का क्या है, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो उसका माध्यम क्या के लिए उसका जो अपवर्तनांक होता है वह कम होता है। तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो उस रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह सर्वाधिक होता है, उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तथा जिसका रंग का अर्थात बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और चौथा है माध्यम के ताप पर, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक क्या है, कम हो जाता है। ठीक, तो हमने जाना कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक की कंडीशन कैसी होती है, अपवर्तनांक के कौन कौन से नियम हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इन सभी के बारे में हमने जाना है। फेयर कॉपी में आप सभी इनका नोटेशन बनाएंगे। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण भी हैं, ये सब आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके होंगे और इसे आप अपने से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, समझाइए कि तालाब की तली ऊपर उठी दिखाई देती है क्यों, ऐसे करके कि सीधी छड़ का कुछ भाग पानी में डुबा देने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देता है ना। सूर्य के क्षितिज के नीचे भी खड़े होने पर भी दिखाई देता है ना। और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये सब जो है वह दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। तो इसे आप से पढ़ेंगे, जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पूछेंगे। ठीक है, आप सभी इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, यहाँ ये बेस्ड आईएमपी टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसके उदाहरण से भी प्रश्न पूछता है, जैसा कि परावर्तन अपवर्तन क्या है ना। अपवर्तन के कुछ उदाहरण दीजिए या कुछ घटना दे दिया जाएगा कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यह प्रकाश संबंधी किस घटना का उदाहरण है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या आपको दिखाई देगा प्रश्न पूछा जाएगा कि मरीचिका किस कारण रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखाई देती है वह किस कारण दिखाई देती है, तो आपको बताना होगा कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर हम लोग 1 बाय 1 सभी इसके जो उदाहरण हैं इससे संबंधित उसे हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। यदि आपतन कोण के मान को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। चित्र ए में देखिए ये क्या है, सघन माध्यम, और ये क्या है, विरल माध्यम। तो जो प्रकाश किरण PQ है वह क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ देखिए अभिलंब से दूर हट गई, अर्थात एंगल आई क्या है, छोटा है किससे, एंगल R से। ठीक, तो
यहाँ क्या कहा गया है, जैसे जैसे हम लोग आई के मान को, है ना, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, आर का मान क्या है, और बढ़ने लगता है, और बढ़ने लगता है ना। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 अंश के बराबर होता है। जैसा कि चित्र बी देखिए, ये आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते बढ़ाते गए, तो ये अपवर्तन कोण क्या है, जो प्रकाश किरण है वह क्या है, पहले ऐसे थी, फिर जैसे बढ़ाते बढ़ाते गए तो वह क्या है, सीधा हो गई, और यह क्या है, अब 90 अंश का कोण यहाँ पे बना रही है। यहाँ पे देखिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है ना। तो यह जो आपतन कोण का यह मान क्या है, क्रांतिक कोण कहलाता है। जो यह मान है वह क्या है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अतः क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान जो है 90 अंश होता है ना। क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान जो है 90 अंश का होता है। आपको पूछा जाए क्रांतिक कोण क्या है तो आप लिखेंगे, क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का होता है। अब क्या होगा, यदि आपतन कोण के मान को हम लोग और अधिक बढ़ाए तो यह जो किरण है वह क्या है, वह क्रांतिक कोण के मान बढ़ाएं तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम अर्थात इस माध्यम में जाने के बजाय वह क्या है, इसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाती है, जैसा कि चित्र यहाँ बताया गया है ना। तो यहाँ क्या है, प्रकाश किरण क्या है, दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित हो जाती है। प्रकाश संबंधी यह घटना क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यह क्रिया किसी पृष्ठ के जिस भाग में होती है वह भाग चांदी के समान क्या है, चमकने लगता है। इसी प्रकार इसलिए कहीं कहीं पे क्या है, देखिएगा जो पदार्थ जो होता है वह एक स्थिति लाइट को जलाते जाए तो इतना चमकता है, इतना चमकता है कि वह चांदी के समान चमकता है ना, बहुत बहुत चमकता है। हीरे का चमचमाना है ना, पानी के बुलबुले का है ना, हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, इसीलिए हीरा क्या है, बहुत चमकता है। ठीक है जी। तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है या परावर्तित हो जाती है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। पहला शर्त कौन सा है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। पहला क्या है, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरा क्या है, आपतन कोण के मान को क्या है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हैं जिसके बेस पर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो बहुत
आईएमपी है, आपको इसे जानना है और इसे कई बार पढ़िए समझिए तो ये समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण, है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं, पानी से भरे बीकर में एक खाली परख नली को तिरछा डुबाकर उसे ऊपर से देखें, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है ना। देखने पर उसके ऊपरी भाग इस प्रकार चमकदार दिखाई देते हैं कि कलाई कर दी गई हो। कलाई का मतलब क्या होता है कि पेंट कर दिया गया हो। कलाई माने पेंट, कलर जो लगाते हैं ना उसको क्या कर, तो यह ऐसा क्यों दिखाई देता है ना। तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। कलाई करना माने आप लोग समझ रहे होंगे, कलाई करना माने इसमें कोई हम लोग चमकीला लगा दें दर्पण में, मिरर में हम लोग साधारण दर्पण में हम लोग पेंट कर देते हैं, तो वह क्या होता है, कांच में, साधारण कांच में हम लोग पेंट कर देते हैं तो वह दर्पण बन जाता है। और दर्पण में सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से चमकता है आप सभी को ही पता होगा, है ना, बहुत अधिक चमकता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह भी चमकने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। देखिए, इसका कारण यह है कि प्रकाश किरणें पानी से चलकर परख नली पर आपतित होती है। परख नली के अंदर क्या है, वायु होता है, अतः प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इनमें कुछ प्रकाश किरणें ऐसी होती है जिनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अतः ये किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण क्या है, परख नली का जो ये भाग होता है वह चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार क्या है, धातु की एक गेंद पर काजल पोतकर उसे पानी पर छोड़ दें तो वह क्या है, चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, इसका भी कारण यही है। ठीक है, काजल पुते होने के कारण वह पानी के संपर्क में क्या है, नहीं आता और उसके ऊपर वायु का एक परत बन जाता है, जिसके कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और क्या है, हीरे की चमक भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आप सबसे पहले यह ज्ञात करिए कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह सर्वाधिक होता है, 2.42 होता है। यह कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है, जिसके इससे क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम, लगभग 213.41 अंश, है ना, 213.41 अंश होता है, बहुत कम होता है। जब प्रकाश कटे हुए तल वाले हीरे में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान कम होने के कारण ही बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। कांच के अंदर ही प्रवेश हुआ प्रकाश केवल कुछ बिंदुओं से ही बाहर निकल पाता है, अतः प्रकाश का क्या है, अंदर में उसके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के कारण कई बार उसका क्या है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, जिसके कारण वह क्या है, बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो जो प्रकाश किरण होता है वह उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के कारण क्या है, कई दिशा में क्या है, परावर्तित होने लगती है, जिससे उसकी चमक और अधिक बढ़ जाती है। ठीक, चौथा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही कांच के अंदर हवा के बुलबुले या पानी के अंदर वायु के बुलबुले अधिक चमकीले दिखाई देते हैं, जैसा कि इसका स्पष्टीकरण पहले के समान ही है ना। और क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चटके हुए कांच में दरारें जो होती है वह चमकदार दिखाई देती है। और रेगिस्तान में मरीचिका, ये आपको जानना बहुत जरूरी है ना। इसको मिराज भी बोलते हैं,
है ना। तो रेगिस्तान के दिन के समय यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय या झील दिखाई देता है। सबसे पहले जानिए कि मरीचिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, रेगिस्तान के दिनों में यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय या झील दिखाई देता है और उसके आसपास हरे भरे पेड़ पौधे के प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे पानी के किनारे हो, किंतु वहां पहुंचने पर जलाशय या झील का नामो निशान नहीं होता। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। मरीचिका या मृग तृष्णा भी कहते हैं। मृत तृष्णा माने अब क्या है, जो प्यासा रहता है वह इस आस में जाता है कि वहाँ पे पानी है। अब वहाँ पे जाता है और थोड़ा पहुँचता है, पानी नहीं है, देखता है आगे में पानी है, और थोड़ा जाता है, ऐसा करते करते हुआ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसे मरीचिका कहते हैं। देखिए, ये है मरीचिका का चित्र, है ना। तो रेगिस्तान में दिन के समय सूर्य की गर्मी से रेत अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिसके उसके समीप की वायु परतें क्या है, गर्म होकर विरल हो जाती है, जिससे नीचे की ओर वायु परतों का घनत्व ऊपर की ओर वायु परत की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी पेड़ से के नीचे से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वह क्या है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो कुछ प्रकाश किरणें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है, सीधा ऊपर उठ जाती है। ठीक है, क्रांतिक कोण से उसका मान अधिक हो जाता है, जिससे क्या है, उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और अब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे अभिलंब की ओर झुकती जाती है। जब ये किरणें क्या है, आंखों में प्रवेश करती है तो वृक्ष जो है वह उसका उल्टा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त क्या है, वायु परतों का कुछ घनत्व ऊपर कुछ न कुछ परावर्तित होता रहता है। अतः वृक्ष का प्रतिबिंब स्थिर न रहकर क्या है, वायु के कारण क्या है, वह प्रतिबिंब जो है वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा लगता है कि नीचे में पानी भरा है ना, जलाशय है, लेकिन वह क्या है, एक दृष्टि भ्रम होता है, धोखा होता है। तो इसे कहते हैं मरीचिका। ठीक है, मरीचिका क्यों दिखाई देता है आपने इसे जाना। इसी प्रकार यहाँ और अनेक उदाहरण हैं। तो देखिए, ये सब आप सभी पढ़ेंगे, बुक में अच्छे से दिया है। ठीक है, अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उपयोग भी होते हैं। तो हमें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग में प्रकाशिक तंतु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं कि साधारणतः प्रकाश किरण के मार्ग को एक समकोण में मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, प्रकाश किरण को मार्ग को दो समकोण में मोड़ा जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। और क्या है, उल्टे प्रतिबिंब को सीधा भी किया जा सकता है। तो इसे आप लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा उसे पूछेंगे। लेकिन प्रायः हमें इसमें जानना है प्रकाशिक तंतु के बारे में, जिसका हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में भी प्रकाशिक तंतु के बारे में दिया गया है, लेकिन उसे भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाशिक तंतु होता क्या है। तो प्रकाशिक तंतु क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। क्या है प्रकाशिक तंतु? प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। इसकी बनावट देखिए, चित्र में बताया गया है इसका बनावट। ठीक है, तो इसके क्या है, 3 भाग होते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक,
जैसे ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट है, तो जो ऊपरी भाग है इसको कहते हैं सुरक्षात्मक जैकेट, अंदर के भाग को कहते हैं क्लैडिंग, जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है उसे कहेंगे क्लैडिंग, और जो बीच का भाग होता है जिसे कहते हैं क्रोड। तो इस प्रकार प्रकाशिक तंतु के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं सुरक्षात्मक जैकेट या सुरक्षात्मक आवरण, दूसरे भाग को कहते हैं क्लैडिंग और तीसरे भाग को कहते हैं क्रोड। तो सबसे पहले क्रोड क्या होता है, तो क्रोड जो है वह इसका केंद्रीय भाग होता है जो एक समान अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है 1.5 वाले कांच या प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। और क्लैडिंग क्या होता है, यह क्या है, क्रोड का ऊपरी भाग होता है, इसका अपवर्तनांक कुछ कम अर्थात 1.48 के पदार्थ की परत का बना होता है ना। अब 1.48 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का यह बना होता है, जो क्या है, अर्थात यह एक आवरण होता है जो किस पर आवृत होता है, क्रोड पर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या क्लैडिंग की जो व्यास है वह क्या होती है, 100 माइक्रोमीटर से 400 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। इसकी रेंज जो है वह 100 माइक्रोमीटर से 400 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसके ऊपर जो लगा होता है प्रोटेक्टिव जैकेट, जिसे सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं, वह क्या होता है, प्रकाशिक तंतु का बाहरी आवरण है ना। चित्र से ही स्पष्ट है, जो क्या है विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। यह क्या है, सीधा अथवा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। अब इसकी कार्यविधि कैसी है तो इसे देखते हैं। तो जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर जब प्रकाश जो है वह छोटे कोण से आपतित होता है, यहाँ देखिए चित्र में, जो प्रकाश किरण प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण से आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर गुजरने लगता है। तंतु और क्लैडिंग का अंतरपृष्ठ पर यह क्या है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि आपतन कोण का मान जो है वह क्या है, क्लैडिंग के सापेक्ष तंतु के क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो इस प्रकार प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप क्या है, प्रकाश उसी तीव्रता से बाहर की ओर निकल जाता है। तो यह जो हो गया वह प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि हो गई। क्या होता है, देखिए शुरू से कि जब इसमें प्रकाश किरण आपतित होता है तो जो आपतित प्रकाश आपतन कोण का जो मान होता है वह क्या है, क्लैडिंग के सापेक्ष तंतु के क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है। तंतु के क्लैडिंग के सापेक्ष, क्लैडिंग अर्थात ये वाला जो पोर्शन है ना, जो यहाँ बीच में और बनेगा उसके, ठीक है। तो क्लैडिंग के सापेक्ष तंतु के क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिसके कारण क्या है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए जो प्रकाश किरण है वह उसी तीव्रता के साथ वापस निकल जाती है। इसका उपयोग जो होता है वह चिकित्सा में होता है। हमारे शरीर में के भीतरी भागों में इससे देखा जाता है, यह पाइप के समान होता है इसका। यह ऐसा नहीं कि ये सीधा ही है, यह टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। सबमरीन में इसका उपयोग होता है ना, नीचे देखने के लिए, पानी के नीचे देखने के लिए। आप सबमरीन जो है पानी के नीचे रहता है तो ऊपर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और चिकित्सा में प्रकाशिकीय जांच में प्रकाश नली की भांति इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से फेफड़ों के आंतरिक भाग, शरीर के अन्य भागों में, जिसे हम लोग क्या है प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, इसका क्या है अध्ययन किया जाता है। और प्रकाशीय सिग्नलों को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा उद्देश्य के लिए शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए, है ना, जो ऑपरेशन होता है उसमें लेजर किरणें भेजी जाती है। तो शरीर के अंदर लेजर किरणें क्या है, प्रकाशिक तंतु की सहायता से उसी तीव्रता के साथ भेजा जाता है।
तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सभी का नोटेशन बनाते जाएंगे अपने से और तैयारी करते जाएंगे, और जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो डाउट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।